ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भू संतुलन सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, किस रूप में हुई, इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम भू संतुलन सिद्धांत यानी कि भू संतुलन के अर्थ और उसकी डेफिनेशन के बारे में हम जान चुके हैं, और आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस भू संतुलन सिद्धांत की उत्पत्ति किन कारणों से हुई, कब हुई, ये हम डिटेल से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करें कि इस भू संतुलन की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई, तो ये भू संतुलन का जो सिद्धांत है ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि ये आकस्मिक रूप से विश्व के सामने या विश्व के जियोलॉजिस्ट के सामने उत्पन्न हुआ एक सिद्धांत है। और इसकी यदि हम बात करें कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रांस के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और साथ साथ में ये प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे, जिसका नाम है पियरे बुगुरे। इन्होंने सबसे पहले 1735 से 1745 ईस्वी के मध्य में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश में एंडीज पर्वत की चिम्बुराजो चोटी के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों पर उन्होंने भू सर्वेक्षण किया था। उन्होंने सबसे पहले, और इस सर्वेक्षण के आधार पर पियरे बोगुरे ने पाया कि ये चोटी साहुल पिंड को उसके अनुमान से बहुत कम आकर्षित कर रही है, यानी कि जिस रूप में इस चोटी को साहुल पिंड को आकर्षित करना चाहिए था, उस रूप में यह चिम्बुराजो चोटी साहुल पिंड को आकर्षित नहीं कर रही है, यानी कि अपेक्षा की तुलना में वह साहुल पिंड को कम आकर्षित कर रही थी। तो उन्होंने ऐसा माना कि पर्वत चोटी अपेक्षा से बहुत कम साहुल पिंड को आकर्षित कर रही है। इसी के कारण उन्होंने इसी बात के आधार पर ये भू संतुलन सिद्धांत की उत्पत्ति सबसे पहले यहीं से मानी जाती है कि आखिर ये पर्वत चोटी साहुल पिंड को तुलनात्मक रूप से कम आकर्षित क्यों कर रही है। और इसी से वैज्ञानिकों में और मुख्य रूप से जियोलॉजिस्टों में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इसके पीछे का कारण क्या है। और इसके लगभग एक शताब्दी के बाद में इसी सिद्धांत को लेकर के विचार उत्पन्न हुआ था, मुख्य रूप से भारत के उत्तर में जो स्थित है गंगा सिंधु के मैदान में। यहाँ उस समय के तत्कालीन सर्वेयर जनरल थे जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट महोदय उस समय गंगा और सिंधु नदी के मैदान में हिमालय के पास में भू सर्वेक्षण कर रहे थे, और जिस समय ये भू सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्होंने भी इसी तरीके की ये असंगति देखी थी। उन्होंने 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक स्थान स्थित है, दो स्थान स्थित है, जिसका नाम है, एक का नाम है कल्याण और दूसरे का नाम है कल्याणपुर। इन दो स्थानों का उन्होंने अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के आधार पर किया। तो दोनों विधियों के परिणाम में अंतर देखने को मिला। कितना देखने को मिला? 5.236 सेकंड का अंतर देखने को मिला इन दो स्थानों के बीच में। और ये सर्वे किया था उस समय तत्कालीन भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने। हालांकि ये जो 5.236 सेकंड का इन दोनों स्थानों के बीच का अंतर है, यदि हम ये धरातलीय दूरी में देखें तो ये इनके बीच में धरातलीय दूरी का अंतर लगभग 160 मीटर के समकक्ष माना जाता है। हालांकि कल्याण और कल्याणपुर जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, इन कल्याण और कल्याणपुर के बीच की दूरी है ये लगभग 594 किलोमीटर की है। और यदि हम ये दोनों स्थान हिमालय से कितनी दूर है, तो कल्याण तो बिल्कुल ही हिमालय के पास में स्थित है, लगभग हिमालय से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि कल्याणपुर हिमालय से 690 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तो ये जो दोनों स्थान है ये दोनों एक ही देशांतर पर स्थित थे और इनकी जो एक स्थान हिमालय के बहुत नज़दीक था कल्याण और दूसरा अपेक्षाकृत हिमालय से कुछ दूरी पर था। और जब ये इन दोनों स्थानों के बीच में जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने जो सर्वे किया था तो उस सर्वे में जो उनको अंतर देखने को मिला था वह अंतर था लगभग 5.236 सेकंड का। और यही समस्या जब जॉर्ज एरी के सामने रखी गई तो उन्होंने भी इन्हीं दो स्थानों के बीच यानी कि कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशों का जो माप है यानी माप उन्होंने दो विधियों के आधार पर किया था। एक थी खगोलीय विधि और दूसरी थी जिसका नाम है त्रिकोणात्मक विधि। इसी आधार पर उन्होंने इन दोनों स्थानों के अक्षांशों का माप किया तो इन दोनों विधियों के जो रिजल्ट आए उनमें भी अंतर देखने को मिला था 5.236 सेकंड का। यानी कि जो अंतर सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट को देखने को मिला था वही अंतर जॉर्ज एरी ने भी इन दोनों स्थानों के अक्षांशों में यानी कि इन दोनों स्थानों के माप पर ये अंतर देखने को मिला। और जब ये समस्या एरी के सामने रखी गई तो एरी से पूछा गया कि इसके इस अंतर का कारण क्या है तो उन्होंने ये बताया कि यह हिमालय की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या उसकी आकर्षण शक्ति के कारण ऐसा अंतर देखने को मिलता है। और इसी के आधार पर सबसे पहले हिमालय की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता भी लगा इस दोनों सर्वे के आधार पर। अब एरी महोदय ने यह बताया कि ये अंतर क्यों था इन दोनों स्थानों के बीच का जो 5.236 सेकंड का अंतर था कल्याण और कल्याणपुर के बीच में। इस अंतर के बारे में उन्होंने बताया कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इसी कारण इन दोनों स्थानों के बीच में ये 5.236 सेकंड का अंतर देखने को मिला। अब एरी महोदय के इस सर्वे और मत के आधार पर इस संबंध में पहली अवधारणा का विकास हुआ कि आखिर इन माप में अंतर का मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण सामने आया वह था हिमालय की आकर्षण शक्ति। इसी हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण इस माप में अंतर हमें देखने को मिला। अब ये बात हो गई सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट और एरी की। लेकिन जब यही समस्या प्राट महोदय के सामने रखी गई तो प्राट महोदय ने भी गंगा सिंधु के मैदान में स्थित इन्हीं दो स्थान कल्याण और एक था कल्याणपुर इन दोनों के अक्षांशों का मापन भी उन्होंने खगोलीय विधि और एक किया था त्रिभुजीकरण विधि के आधार पर इन्होंने अक्षांशों का मापन किया था। और इस मापन के आधार पर उन्होंने पाया कि जो कल्याणपुर का माप है ये 27.853 सेकंड था और कल्याणपुर का माप था वो 11.96 सेकंड आया। इस आधार पर इस कल्याण और कल्याणपुर के बीच का जो अंतर था ये अंतर 15.885 सेकंड रहा। यानी कि जो एरी महोदय ने अंतर बताया इससे कई लगभग 2 गुने से भी अधिक यानी कि लगभग 3 गुने के करीब अंतर देखने को मिला था प्राट महोदय को इन दो स्थानों के बीच का। तो प्राट महोदय ने पहली ये बात बताई कि इस कल्याण और कल्याणपुर के जो बीच का अंतर है ये अंतर 5.26 सेकंड का न होकर के 15.885 सेकंड का होना चाहिए। अर्थात प्राट महोदय के अनुसार हिमालय द्वारा पेंडुलम को अधिक आकर्षित करना चाहिए था लेकिन वह कर नहीं रहा है। प्राट के अनुसार हिमालय पर्वत यदि 2.75 घनत्व वाली चट्टानों से बना हुआ है जो कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी क्रस्ट का माना जाता है घनत्व, यदि उसी घनत्व वाली चट्टानों से हिमालय पर्वत भी बना हुआ है तो वह सही रूप से अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। यानी कि वह अपनी स्वाभाविक आकर्षण शक्ति की तुलना में अपेक्षाकृत कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब एरी महोदय ने और
प्राट महोदय ने जो आपके सामने रखी विचारधारा, उस विचारधारा के आधार पर एक दूसरी समस्या का जन्म हो गया, और वह यह था कि आखिर इस हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है, यानी कि हिमालय पेंडुलम को कम क्यों आकर्षित कर रहा है, वह अपनी स्वाभाविक शक्ति के साथ में पेंडुलम को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है। ये एक दूसरे प्रकार की समस्या विद्वानों के सामने उत्पन्न हुई, और इस कम आकर्षण शक्ति के पीछे भी अनेक तरह के तथ्य सुझाए गए, जिसमें से 4 तथ्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जो हम देखेंगे एक एक करके। जो पहला तथ्य है वो ये मानता है कि इस आकर्षण शक्ति के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हिमालय का जो भाग है ये खोखला भाग है। ये अंदर की जो इस हिमालय के अंदर में चट्टानें न होकर के ये एक तरह से पानी की तरह बुलबुलों से बना हुआ है। इस कारण जो हिमालय पर्वत का भार और जो उसकी डेंसिटी है ये कम होगा, और इसी आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच के जो माप का अंतर है ये कम आ गया। किंतु वर्तमान में ये तथ्य कोई वैज्ञानिक सम्मत नहीं लगता है, क्योंकि बुलबुले का बना हुआ इतना ऊंचा पर्वतीय भाग धरातल पर टिका हुआ नहीं रह सकता, और वह भी इस स्थिति में जब हिमालय पर्वत वर्तमान में भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर भी काफ़ी सक्रिय है और सर्वाधिक भूकंप भी इसी इलाके में आते हैं। तो यदि ये भाग पूरी तरह से बुलबुले से बना हुआ होता तो ये टिक ही नहीं पाता, बल्कि ये एकदम एक ही भूकंप के झटके से के साथ में ये नीचे गिर जाता। तो अब जो दूसरी जो समस्या उत्पन्न हुई है, दूसरी इसके पीछे का जो बताया गया कारण वो ये था कि हिमालय के ऊपर अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे की कम घनत्व वाले पदार्थों से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति भी कम होगी। तीसरा जो उन्होंने बताया कारण वो ये था कि हिमालय की चट्टानों का घनत्व कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार और आकर्षण शक्ति भी कम होगी। और चौथा जो प्रमुख कारण बताया गया था वह यह था कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्वों में अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन इसके ऊपरी भाग में विभिन्न भागों के घनत्वों में अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भागों का जो भार है ये बराबर होगा। इस तल को प्राट महोदय ने संतुलन तल कहा है। इससे पहले कि हम वीडियो में इस तल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इसको क्षतिपूर्ति तल के रूप में भी हमें इसे जान चुके हैं। तो इस तल के आधार पर यह माना गया कि कोई भी भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और पृथ्वी पर जो भाग जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो इसके आधार पर इसी क्षतिपूर्ति तल के आधार पर ये कंसेप्ट निकल करके आया कि पृथ्वी पर जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अब यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रख करके देखें तो पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होना चाहिए, पठारों का घनत्व मैदानों से कम है, मैदानों का घनत्व समुद्र तटीय मैदानों से कम है, और समुद्र तटीय मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम होगा। इन 4 तथ्यों में से यदि हम बात करें कि कौन सा तथ्य सबसे मजबूत है, तो पहले तथ्य को तो सिरे से ही खारिज किया जा चुका है, और इनमें से दूसरा, तीसरा और चौथा तथ्य है। ये तथ्य हमें युक्ति संगत लगता है कि आखिर इस हिमालय की आकर्षण शक्ति का कम होने का पीछे का कारण क्या है। तो इस प्रकार से इन्हीं सर्वेक्षणों के आधार पर ही इस तरह भू संतुलन सिद्धांत की उत्पत्ति को माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में निश्चित रूप से हुई होगी वृद्धि। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।